अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के फ़िज़िक्स 1 के प्रोग्राम में मैं आपका रिसोर्स पर्सन अब्दुल रहमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले के लेक्चर में आप देख चुके हैं कि सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल्स क्या होता है और किस तरीके से RCM यानी कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल्स को लिखा जा सकता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल्स का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब किया जा सकता है और किस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास को एक्सप्लेन करते हैं और वेरियस बॉडीज़ के सेंटर ऑफ मास को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है और फाइनली रिड्यूस्ड मास क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल्स की वेलोसिटी को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो उसके लिए एक स्लाइड देखते हैं। फॉर एग्जांपल, सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल्स में अगर RCM आपको पहले से लिखना आता है, यानी कि RCM लिखा जाता था 1/M समेशन ऑफ I MI RI। तो फिर आप वेलोसिटी को किस तरीके से लिख सकते हैं? यूजुअली और इन जनरल वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो कि यहाँ पे R है। तो VCM भी लिखी जाएगी d/dt ऑफ RCM, और यहाँ पे आपने RCM की बेसिक डेफिनेशन पुट की है, यानी कि 1/M समेशन ऑफ MI RI। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि dRI/dt आपके पास आएगा VI, जो कि ये लिखा गया है। तो इट मीन्स कि सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस तरीके से एक्सप्लेन होगी और इसी तरीके से डिफाइन होगी 1/M समेशन ऑफ I MI VI। इसी तरीके से अगर आप इस कैपिटल M को इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे लेके जाएं तो आपके पास आ जाएगा कैपिटल M वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये इक्वल आ जाएगा समेशन ऑफ I MI VI, यानी कि एक कंप्लीट सिस्टम का मास और उसकी वेलोसिटी ये इक्वल होगी इंडिविजुअल मैसेज और इंडिविजुअल वेलोसिटीज़ के प्रोडक्ट की इक्वल। और आप देख सकते हैं कि मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इक्वल होता है मोमेंटम के। ये वाली टर्म आपको देगी टोटल मोमेंटम, यानी कि कैपिटल M है टोटल मास और VCM है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये वाली टर्म आपको देगी ये चीज़, यानी कि इंडिविजुअल मैसेज का मोमेंटम, जिसको लिखा गया है समेशन I PI। सो अब अगर आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है सेंटर ऑफ मास की, तो उसके लिए आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का टाइम डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की ये वाली वैल्यू पुट की गई है, यानी कि 1/M समेशन I MI dVI/dt, और dVI/dt बेसिकली होता है एक्सेलरेशन I के साथ। तो इस तरीके से आपके पास सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन डिस्क्राइब होगी। अभी आपने देखा कि किस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं और मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी लिखा जा सकता है। इस केस में सिंपल ये है कि आपने जो RCM निकाला है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे एक दफ़ा तो आपके पास वेलोसिटी आएगी, और दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि आपके पास कोई फिजिकल बॉडी है या फिजिकल कोई अपरेटस है, तो किस तरीके से आप उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक फिगर देखते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट मास डिस्क्राइब किया गया है। तो पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास वो खुद होता है। दूसरी तरफ आपके पास 2 आइडेंटिकल मैसेज लिखे गए हैं, जो कि यहाँ पे एक ये ब्लैक बॉल और यहाँ पे इस ब्लैक बॉल से शो हो रहा है। इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए आप एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करेंगे जो कि इन दोनों के सेंटर से गुजरेगी, और एग्जैक्टली इन दोनों के सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन प्लॉट करेंगे। जिस पॉइंट के ऊपर ये लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, ये पॉइंट होगा सेंटर ऑफ मास का। इसी तरीके से एक रॉड को आप देखिए, तो एक आप लाइन ड्रॉ करेंगे इसके एक्सिस के साथ, यानी कि जो इसके बिल्कुल सेंटर से गुजर रही है, और एग्जैक्टली इस रॉड के सेंटर से एक दूसरी लाइन आप प्लॉट करेंगे
और जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों लाइंस कट करेंगी सेंटर ऑफ मास ये आएगा। इसी तरीके से एक आप रेक्टेंगल को देखें तो आप इस लाइन के बिल्कुल सेंटर से एक लाइन प्लॉट करेंगे, फिर एक दूसरी लाइन ये लीजिए, बिल्कुल इसके सेंटर से एक दूसरी लाइन प्लॉट करेंगे और जिन पॉइंट्स के ऊपर या एक सिंगल पॉइंट के ऊपर ये लाइन कट करेगी एक दूसरे को, ये सेंटर ऑफ मास आएगा। इसी तरीके से ट्रायंगल में देखिए कि एक साइड का मीडियन आप लीजिए, यानी कि अगर ये आपने साइड कंसीडर की हुई है एग्जैक्टली इसका सेंटर पॉइंट, और इसी तरीके से दूसरी साइड का सेंटर पॉइंट, और इसी तरीके से तीसरी साइड का सेंटर पॉइंट, और ये बिल्कुल सीधा प्लॉट करेंगे और जिस पॉइंट के ऊपर ये तीनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, जिसको यहाँ पे ये शो किया गया है, ये सेंटर ऑफ मास पॉइंट आएगा इस सिस्टम का। और ये एक सर्कल है और सर्कल के किसी भी पॉइंट से आप उसके सेंटर से लाइन प्लॉट करें तो सारी लाइंस एक ही सेंटर वाले पॉइंट से गुजरेंगी, तो इस केस में ये सेंटर ऑफ मास है। और इसी तरीके से एक बॉक्स और किसी ह्यूमन का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया गया है। सो अभी आपने देखा कि किस तरीके से वेरियस बॉडीज़ का, जो कि यूजुअली यूनिफॉर्म होती हैं, हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास फिजिकली चीज़ क्या है? सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से मास हर तरफ यूनिफॉर्म डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। इसको एग्जांपल के तौर पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक स्टूडेंट को आप सेंटर ऑफ मास के ऊपर बिठा दीजिए, वो स्टूडेंट को सेंटर ऑफ मास इस तरीके से नज़र आएगा कि वो अपने ऊपर देखेगा तो मास एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी में होगा जो उसके बिल्कुल नीचे है, और अगर वो अपने लेफ्ट पे देखेगा तो मास बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा जो कि उसके राइट के ऊपर है। यानी कि सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर अगर आप बैठ जाएं तो आपको चारों डायरेक्शंस में मास बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नज़र आएगा, यानी कि मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा हर डायरेक्शन के अंदर। तो डिफरेंट आप ओरिएंटेशंस देखते हैं या जिस टाइम पे आप डिफरेंट फिजिकल एग्जांपल्स देखते हैं तो उसके अंदर सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका डिफरेंट होता है। तो आइए उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि एक इर्रेगुलर शेप है जी की, उस रॉड की जिसको आपने एक जी शेप में बेंड किया हुआ है, तो उसका सेंटर ऑफ मास आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो आइए इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। Center of mass of a bent bar, a uniform bar of mass 4 kg is bent in a shape of an asymmetric Z as shown in the figure. Locate the center of mass of this bar. इस फिगर में ये कहा गया है कि एक बार है जिसको एक इर्रेगुलर शेप या नॉन यूनिफॉर्म शेप Z में बेंट किया गया है। इस पूरे सिस्टम का या इस पूरे बार का सेंटर ऑफ मास हमेशा एक होगा, हमने वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे ये एक्सप्लेन इस तरीके से किया गया है कि ये वाली लेंथ 1 मीटर है, ये वाली हाइट 0.5 मीटर है और अगेन ये वाली लेंथ 0.5 मीटर है। अब आप कुछ ऐसे पैरामीटर्स लिखिए जिसको आप बाद में कैलकुलेट करेंगे, कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स इंट्रोड्यूस कीजिए। फॉर एग्जांपल, एक तो ये सिस्टम 2D है, एक्स वाई एक्सिस में लिखा जा सकता है। उसके बाद आप इस एसिमेट्रिक जी को 3 पीसीज में डिवाइड कर दीजिए। एक पीस इस रॉड का ये है, एक पीस इस रॉड का ये हाइट है और एक पीस इस रॉड का ये वाला अलग कंसीडर कीजिए। तो इसके लिए आप ये कहिए कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2L है, ये वाली लेंथ ये L है और ये वाली लेंथ अगेन L है। हम ये कहते हैं कि पहले वाला रॉड जिसकी लेंथ 2L है उसका सेंटर ऑफ मास C1 है फॉर एग्जांपल। इसी तरीके से जो दूसरा पार्ट हमने इस रॉड का लिया है इसका सेंटर ऑफ मास C2 है और इसी तरीके से इसका तीसरे का सेंटर ऑफ मास C3 है। अब ये C1, C2, C3 ये एग्जैक्टली हमें सब कुछ कैलकुलेट करना है। ये लेंथ ये हमें ऑब्वियसली हमने खुद इंट्रोड्यूस की है, तो या तो इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा या फिर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले C1 को देखिए आप। C1 सिर्फ इतने से पोर्शन का सेंटर ऑफ मास है, यानी कि रॉड के उस हिस्से का सेंटर ऑफ मास है जिसकी लेंथ हमने 2L कंसीडर की हुई है और उसके लिए उसका मास M1 कह देते हैं हम। तो R1 एग्जैक्टली वो पॉइंट होगा
जो कि यहाँ पे हमने रखा हुआ है, ये फॉर एग्जांपल ओरिजिन है जिसको हम 0 0 कहते हैं। तो इसकी कोऑर्डिनेट्स देखिए आप, इसकी कोऑर्डिनेट्स हम किस तरीके से देखेंगे कि आप एक्स एक्सिस के ऊपर कितना मूव किए, एल मूव किए, और आप वाई एक्सिस में कितना मूव किए, अगेन एल मूव किए। तो इस तरीके से R1 यानी कि इतने से पोर्शन के लिए सेंटर ऑफ मास आपने कैलकुलेट किया, Li यानी कि एक्स एक्सिस में आप L मूव किए, और Lj यानी कि वाई एक्सिस में आप L मूव किए। इसी तरीके से दूसरे पोर्शन को देखिए जिसको यहाँ पे C2 कहा गया है। इसकी अगर आप पोजीशन लिखना चाहते हैं तो अगेन इसके कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने पड़ेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए आप ये देखिए कि इस ओरिजिन से यानी कि 0 0 से आप एक्स एक्सिस पे कितना मूव किए, ये 2L ये गिवन है जो कि हमने यहाँ पे अज्यूम की थी, 2Li जो कि ये लिखा गया है, और वाई एक्सिस में आप कितना मूव किए, इस पॉइंट से एक्जैक्टली ऊपर जाइए तो ये इन दोनों का हाफ है। अगर ये L है तो हाफ क्या आ जाएगा, 1/2L जो कि यहाँ पे ये लिखा गया है वाई एक्सिस में, यानी कि 2L आप एक्स एक्सिस में मूव किए और L/2 आप वाई एक्सिस में मूव किए। इसी तरीके से आप तीसरे पॉइंट की पोजीशन लिखिए जो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का है। तो आप देखेंगे कि आप एक्स एक्सिस में कितना मूव किए, इतना मूव किए, ये लेंथ है आपके पास 2L, और ये वाली लेंथ है आपके पास, अगर ये कंप्लीट L है तो ये L/2 है। तो इट मीन्स कि टोटल लेंथ आपके पास आ जाएगी 2L + L/2 ये आई एक्सिस में, और वाई एक्सिस में कितना मूव किए, 0, बिकॉज ये लाइन खुद एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो इस तरीके से आपने तीनों पॉइंट्स की पोजीशन लिख ली हैं जिसको यहाँ पे R1, R2 और R3 कहा गया है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने इस पूरे सिस्टम का एक सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सबसे पहले RCM की बेसिक डेफिनेशन यूज़ कीजिए। RCM था आपके पास 1/M यानी कि जिसको M टोटल कहा जाता है, समीशन ऑफ I Mi Ri। यहाँ पे समीशन से मुराद ये है कि अगर आपके पास I1 होगा तो पहले पार्टिकल की बात हो रही है, अगर आपके पास I2 होगा तो दूसरे सिस्टम की बात हो रही है, I3 होगा तो तीसरे सिस्टम की बात हो रही होगी। अब हमने अपने बार को या रॉड को 3 डिफरेंट पीसीज में डिवाइड किया हुआ था, तो इस वजह से ये समीशन 3 तक चलेगा, यानी कि M1 R1, M2 R2, M3 R3 डिवाइडेड बाय M टोटल यानी कि जो टोटल मास है। सबसे पहले R1 की वैल्यू पुट कीजिए जो कि इस फिगर में ये है। फिर उसके बाद R2 की वैल्यू पुट कीजिए जो कि ये थी 2L + L/2, और फाइनली R3 की वैल्यू पुट कीजिए जो कि यहाँ पे L/2 और I था। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि M2 को M3 के इक्वल लिया गया है, और आपके पास M1 को 2M लिया गया है। इस चीज़ को समझने के लिए आइए हम दोबारा प्रीवियस फिगर पे जाते हैं। जैसा कि हमारी एग्जांपल के क्वेश्चन में गिवन था कि एक ये यूनिफॉर्म बार है। यूनिफॉर्म बार होने का ये मतलब है कि उसका मास इक्वल लेंथ्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी कि अगर उसकी लेंथ 2L है तो उस पोर्शन में मास 2M होगा, अगर उसकी लेंथ L है तो उस पोर्शन में उसका मास M होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है, तो इसका मतलब है कि M2 और M3 भी इक्वल है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये वाली लेंथ इस लेंथ का ट्वाइस है, तो हम ये लिखेंगे कि 2L के लिए जो आपने मास M1 लिया हुआ था वो बेसिकली है 2M, और इसके लिए वो अगेन M ही रहेगा। ये किस कंडीशन के ऊपर हो रहा है? ये इस कंडीशन के ऊपर हो रहा है कि आपके पास ये बार यूनिफॉर्म है, ये इक्वल लेंथ्स में इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। अब आप यहाँ से इस मास को कॉमन निकालिए, Li
और जो 2li है और 5l/2 है, इनको ऐड कीजिए और j की टर्म्स को अलग ऐड कीजिए, तो यहाँ से मैस चूँकि नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है यहाँ से कैंसिल आउट हो सकती है। लेंथ l एज इट इज़ लिखा गया है और x एक्सिस में 13i + 5j लिखा गया है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास RCM आ जाएगा 0.812 मीटर्स i डायरेक्शन में प्लस 0.312 मीटर्स j डायरेक्शन में। तो हमारे पास उस एसिमेट्रिक z का सेंटर ऑफ मास ये आ रहा है। सो अभी हमने देखा कि किस तरीके से अगर आपके पास कोई एसिमेट्रिक आपके पास ओरिएंटेशन है तो आप उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एग्जांपल की एक ख़ास बात यह है कि इस केस में आपने एक यूनिफॉर्म बार कंसीडर किया था। इस यूनिफॉर्म बार के होने की वजह से आपने ये अज्यूम कर लिया कि जहाँ पे लेंथ 2l है वहाँ पे मास 2m है, जहाँ पे लेंथ l है वहाँ पे मास m है। अगर आपके पास ये बार यूनिफॉर्म नहीं होगा तो आप ये यहाँ पे अजम्पशन यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो अभी तक हमने ये देख लिया कि किस तरीके से सेंटर ऑफ मास वेरियस बॉडीज़ का कैलकुलेट किया जा सकता है। अब हम एक नई चीज़ देखेंगे यहाँ पे रिड्यूस्ड मास, कि रिड्यूस्ड मास क्या होता है। बेसिकली न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर अगर आप टू बॉडी सिस्टम को एक्सप्लेन करते हुए या कैलकुलेट करते हुए किसी मुश्किल में पड़ जाए तो उसको वन बॉडी सिस्टम बनाया जाता है। उसको वन बॉडी सिस्टम बनाने के लिए आप एक ट्रिक खेलते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं या अपने मैसेज के साथ उसकी इक्वेशंस के अंदर मैनिपुलेट करके उसको आप रिड्यूस्ड मास एक नई क्वांटिटी ले आते हैं। यानी कि पहले आपके पास टू बॉडी सिस्टम था जिसके अंदर आपके पास दो मैसेज थे और दो डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ मूव कर रहे थे। आपको मैथमेटिक्स में करते हुए कैलकुलेशंस करते हुए थोड़ी मुश्किलात पेश आईं। अब आप ये चाहते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर बेसिकली कि ये दो सिस्टम्स ना हो, ये सिस्टम कंपोजिट हो जाए, ये मिल के एक सिस्टम बन जाए और आपको सॉल्व करते हुए सिर्फ एक ही सिस्टम को देखना पड़े। तो उसके लिए रिड्यूस्ड मास यूज़ किया जाता है। तो आइए उसके लिए एक स्लाइड देखते हैं। कंसिडर ए सिंपल केस ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्टिकल्स विद masses m1 m2 attracted toward each other by a central force such as gravity or Coulomb force. Being isolated, the center of mass of the system moves at constant velocity. अगर आपका सिस्टम आइसोलेटेड है तो सेंटर ऑफ मास के अंदर एक्सेलरेशन आपके पास ज़ीरो होगी, यानी कि वह किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो उस केस में हम ये लिख सकते हैं m1 r1 प्लस m2 r2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि यहाँ पे बेसिकली दो सिस्टम्स की ही बात हो रही है। तो m1 r1 प्लस m2 r2 को ज़ीरो लिखा गया है। अगर तीन पार्टिकल्स होते तो साथ एक टर्म आ जाती m3 r3, लेकिन जस्ट यहाँ पे टू बॉडी सिस्टम है और उसको रिड्यूस करके आपने वन बॉडी सिस्टम बनाना है। तो यहाँ से r2 अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे कि इस टर्म को आप इक्वेशन की राइट साइड पे ले जाएंगे और यहाँ से माइनस m1 ओवर m2 r1 आप लिख लेंगे, यानी कि आप r1 और r2 को रिलेट करेंगे या फिर r2 को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ r1। इस रिलेशन की हमें आगे कैलकुलेशंस में ज़रूरत पड़ेगी। अब आपने इस फिगर के अंदर देखिए कि ये टोटल लेंथ r है, ये r1 है, ये r2 है। अगर आप सेंटर ऑफ मास ये उठा के सेंटर में ले आएंगे तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट साइड पे होगी। यानी कि अगर सेंटर ऑफ मास इस पूरी लाइन के बीच में आ गया है तो आपके पास आ जाएगा r इज़ इक्वल टू r1 माइनस r2। आपने यहाँ पे r2 की वैल्यू डाली नेगेटिव साइन के साथ, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव बन गई है। तो यहाँ से आप r1 कैलकुलेट कीजिए तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस m1 ओवर m2 इंटू r1। अब न्यूटन्स का सेकंड लॉ लिखिए आप r1 के लिए, ये मास m1 है, तो वो आ जाएगा F इज़ इक्वल टू डी स्क्वेयर आर ओवर डी टी स्क्वेयर, यानी कि F इज़ इक्वल टू होगा एम ए क्या होता है डी वी बाई डी टी, और v का डेरिवेटिव अगेन लेंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वेयर आर ओवर डी टी स्क्वेयर। इस तरीके से यहाँ पे न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगा है मास m1 के ऊपर। इसको वेक्टर है ये अगर क्वांटिटी, तो
इसको लिखा जा सकता है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। यानी कि इस केस में ये मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होती है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो अब आप देखिए कि सेम डेफिनेशन आप m2 के लिए लगाइए तो आपके पास क्या आ जाएगा, m2 d² r2 डिवाइडेड बाय dt², और यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इट्स यूनिट वेक्टर। आपने पहली इक्वेशन के अंदर जस्ट r1 की बजाय ar1 कर दिया है, और आपने एक नई चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की है a के साथ। a यहाँ पे इसने लिखा है, a यहाँ पे लिखा है 1 + m1 / m2, जो कि आप देख सकते थे, हमने r2 और r1 को रिलेट करते हुए ये टर्म देखी थी। इसी तरीके से अगर आप r1 को इन टर्म्स ऑफ r लिखेंगे तो आपके पास एक नई टर्म आ जाएगी म्यू m1 / a के साथ। यानी कि r1 को जस्ट रिप्लेस करें आप r के साथ, तो आपके पास जो कांस्टेंट आएगा उसको म्यू कहा गया है, और इस कांस्टेंट को अगर आप कैलकुलेट करें, यानी कि ये मैस m1 है, नीचे लिखा गया है आपके पास 1 + m1 / m2। यहाँ से अगर आप इस तरीके से इसको लिखें 1 + m1 / m2, ये एलसीएम लें आप, तो ये आपके पास आ जाएगा m1 / m2 + m1 / m2। ये तीसरे स्टेप से ऊपर चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा m1 m2, और नीचे इनको शफल करके लिखिए तो m1 + m2 आ गया, जो कि ये लिखा गया है। और इसको हम कहते हैं कि ये एक रिड्यूस्ड मैस है। यानी कि आपके पास पहले दो मैसेज थे, एक m1 था, एक m2 था, और आपको अपने सिस्टम को सॉल्व करने के लिए दोनों चीज़ों का ख्याल रखना था। अब न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर हमने एक रिड्यूस्ड मैस की टर्म इंट्रोड्यूस कर दी है, और हमने इन दोनों को मिला के या रिड्यूस करके एक नई टर्म न्यू इंट्रोड्यूस करवा दी है, और हमें अपनी कैलकुलेशंस में जस्ट न्यू को यूज़ करना है। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से टू बॉडी सिस्टम को हमने रिड्यूस करके, उसके मैसेज को रिड्यूस करके हमने एक मैस बना दिया है जिसको म्यू कहा गया है, और म्यू इस तरीके से डिफाइन होगा m1 × m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2। अब अगर आप कैलकुलेशंस करना चाहते हैं तो आपको m1 और m2 दोनों के सेपरेट लिखे जाने की टेंशन नहीं है। अब आपको जस्ट म्यू का एक फैक्टर यूज़ करना है, उसके अंदर ही μ1 और μ2 छुपा हुआ है, तो जस्ट आप म्यू लिखते जाएंगे और आप अपनी कैलकुलेशंस करते जाएंगे। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रिड्यूस्ड मैथ्स को हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आज के लेक्चर में आपने देखा सबसे पहले कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या है, फिर हमने सेंटर ऑफ मास के लिए वेलोसिटी कैलकुलेट की, एक्सेलरेशन कैलकुलेट की, और फिर हमने ये देखा कि रिड्यूस्ड मास क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अपने रिसोर्स पर्सन अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।